लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ टेबल इज ₹100 मोर देन हाफ द कॉस्ट ऑफ अ चेयर। टेबल की प्राइस चेयर की प्राइस से ₹100, हाफ द कॉस्ट ऑफ चेयर से ₹100 ज़्यादा है। इसको लीनियर इक्वेशन के टर्म में लिखना है। तो यदि हमने x अज्यूम कर लिया कॉस्ट ऑफ टेबल कि लेट टेबल इज ₹X एंड चेयर की कॉस्ट प्राइस हमने अज्यूम की y, तो टेबल की कॉस्ट प्राइस चेयर की कॉस्ट प्राइस के हाफ से ₹100 ज़्यादा है। तो x इक्वल टू हाफ ऑफ y प्लस 100 ऐसा लिख सकते हैं। इसको यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम अरेंज करें तो हम इस 2 का LCM लेंगे। ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, इधर आएगा। ये आप ये समझें कि जो भी LCM है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2x आएगा, यहाँ 2/2 कैंसिल होके 1, 2 × 100 इज़ 200 और इन सबको इधर ले गए तो इक्वेशन क्या बनी 2x माइनस वाई माइनस 200 इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, if 2, 3 and 4, 0 lie on the graph of this equation, find the value of a and b। यदि 2, 3 और 4, 0 इस इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू 1 के सॉल्यूशन है, इसका मतलब 2, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। 2, 3 मतलब x की जगह 2, y की जगह 3 सब्सटीट्यूट करें तो 2 × a 2a प्लस y की जगह 3 × b 3b इक्वल टू 1। ये आपकी एक इक्वेशन आई। दूसरे केस में क्या होगा, x की जगह 4 y की जगह 0, तो 4 × a प्लस 0 × b इक्वल टू 1। तो अब देखो कि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज गोइंग टू बी 0, तो 4a की वैल्यू 1 हो गई, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1/4। ये a की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें तो 2a इज़ 1/4 प्लस 3b इक्वल टू 1, 2 से 4 कैंसल, हाफ हो गया, हाफ प्लस 3b इक्वल टू 1। ये प्लस का हाफ इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा, माइनस हो जाएगा, तो 3b इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस हाफ। 1 माइनस हाफ हाफ होता है, ये आपको याद होना चाहिए। LCM लेके करोगे तो भी हाफ आएगा। ये 3b के साथ मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा, डिवीज़न में 2 डिवीज़न में है ऑलरेडी, तो 2 और ये 3 मल्टीप्लाई हो गए, b की वैल्यू क्या आ गई 1/6। तो b इक्वल टू 1/6, a इक्वल टू 1/4 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसके बाद अब ग्राफ बनाने को आएगा नहीं, अदरवाइज हम a की जगह क्या करते, a की जगह सब्सटीट्यूट करते 1/4x, b की जगह 1/6y इक्वल टू 1। फिर इसका एक इक्वेशन का LCM लेते, 4 और 6 का आता 12, तो ये हो जाता 3x प्लस 2y इक्वल टू 1। 12 उधर गया तो एक्चुअल इक्वेशन क्या बनती 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 या 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, है ना। सिंपल कंसेप्ट है, ये करना है इसमें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये आपको नज़र आ रहा है ABCD, दिस इज अ रेक्टेंगल। यहाँ पर लिखा है 14, यहाँ पर लिखा है x माइनस वाई, यहाँ लिखा है x प्लस वाई, यहाँ लिखा है 30। आपको क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, लीनियर इक्वेशन। तो दिस शुड बी अ क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो रेक्टेंगल दिया है, x प्लस वाई, x माइनस वाई, 14, 16 दिया है, क्या करें इसका। याद करो हमने क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल टू 90, पर अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी। तो बेटा यहाँ पर हम अपोजिट साइड्स को इक्वेट करें तो यहाँ पर 30 है, यहाँ पर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 30 होगा। इधर x माइनस वाई, इधर 14 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 14 होगा। ये आपकी दोनों इक्वेशन बन गई। रीज़न क्या हुआ, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, है ना। तो अब हमको वैल्यूज यदि x और y की निकालने का कह दिया जाए तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, 30 प्लस 14 इज़ 44, 2 से कैंसिल आउट हुआ, x की वैल्यू क्या आ गई 22। किसी भी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो
22 प्लस वाई इक्वल टू 30। तो y की वैल्यू क्या हो गई 30 माइनस 22 विच इज़ 8। तो 22 प्लस 8 इज़ 30 एंड 22 माइनस 8 इज़ 14। बोथ कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड बाय दिस सेट ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट में आपको क्या कहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 40 meter. Find the dimensions of the rectangle. The perimeter of a rectangular garden. What is the perimeter of rectangle? Rectangle के perimeter का फॉर्मूला क्या होता है 2 times L plus B। तो बोल रहा है जिसकी लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ को यदि L लिया, विड्थ को हमने B ही लिया, तो लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। इसको हम इसी इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, L इक्वल टू बी प्लस 4, या आप इस B को इधर ले आएँ तो L माइनस बी इक्वल टू 4। ऐसे भी लिखा जा सकता है कि लेंथ और ब्रेथ में लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है, मतलब हम लेंथ में से ब्रेथ को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 4 मीटर। ठीक, तो हमको बोला है कि पेरीमीटर 40 है, तो इस फॉर्मूले में पेरीमीटर की जगह 40 रखे हैं, 2 उधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आया डिवाइड करेगा, तो L प्लस बी इक्वल टू 20। आपकी एक इक्वेशन क्या बन गई L प्लस बी इक्वल टू 20, और दूसरी इक्वेशन क्या थी L माइनस बी इक्वल टू 4। अब हम इनको भी, ये जो मेथड है ना बेटा, जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं और वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है, इक्वेशन 1 वेरिएबल में बन जाती है, दिस इज़ नोन एज एलिमिनेशन। ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे, पर 9th में भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो L प्लस L 12 हुआ, 20 प्लस 4 24, तो लेंथ की वैल्यू क्या हो गई 24/2 दैट इज़ 12। अब लेंथ 12 है तो ब्रेथ क्या हो गई 12 माइनस 4, तो ब्रेथ की वैल्यू क्या आएगी 8 मीटर। लेंथ 12 ब्रेथ 8, ऐड करोगे 20 का 2 डबल 40, पेरीमीटर 40 है और 12 8 से 4 मीटर ज़्यादा है, तो 12 इक्वल टू 8 प्लस 4 लिख दो, या 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 लिख दो, एक ही बात है ना। ये आंसर से ज़्यादा समझ में आती बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको वैल्यूज़ अलग दी है। यहाँ लिखा है x प्लस वाई, ये 22 है, इधर x माइनस वाई, इधर 16 है। और यदि आपको इक्वेशन फ्रेम करने को बोला जाए तो अपोजिट साइड्स को इक्वेट करेंगे, तो x प्लस वाई 22 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 16। दिस विल बी द 2 इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, कि यदि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हमने एक्स वाई को इक्वेट कर दिया। आई थिंक अब आप समझ भी गए होंगे कि इनको सॉल्व कैसे करना है। यदि पूछ लिया जाए लेंथ ब्रेथ क्या है, तो सिंपली प्लस वाई माइनस वाई दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है और साइन अपोजिट है, तो ऐड करने पर वाई एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x, x प्लस एक्स 2x, 22 प्लस 16 38, तो x की वैल्यू क्या आ गई 19। x की वैल्यू 19 सब्सटीट्यूट करोगे, y की वैल्यू आएगी 22 माइनस 19 दैट इज़ 3, एंड 19 माइनस 3 इज 16। बोथ कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड। तो ये आपका तरीका है इक्वेशंस को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, पर ये एग्ज़ाम्स में किसी न किसी स्कूल में 9th में ही आए हुए हैं पेपर्स में, है ना। किसी न किसी स्कूल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इसलिए हमको ये सारे कंसेप्ट पता होना आवश्यक है ताकि हम बेटर कर पाएँ। तो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बना दिया, लेंथ L है और ब्रेथ B है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। हाँ, पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स L प्लस बी और एरिया होता है L इंटू बी। अब आपको क्या बोल रहा है, एरिया रिड्यूस हो जाता है 9 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया 9 कम हो जाता है, मतलब यदि एरिया A है तो इसमें से 9 कम हो जाएगा। कब, यदि हमने उसकी लेंथ को रिड्यूस किया 5 मीटर एंड ब्रेथ को इंक्रीज़ किया बाय 3 मीटर, तो हमने यदि लेंथ में 5 मीटर बढ़ा दिया और ब्रेथ में 3 मीटर कम कर दिया, तो इस एरिया की बजाय एरिया 9 यूनिट कम हो जाएगा। तो अब नए केस में एरिया क्या होगा, न्यू एरिया A डैश लिख दें, तो A डैश इज़ A माइनस 9। हाँ, तो A डैश क्या होगा, न्यू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय न्यू ब्रेथ। न्यू लेंथ आपकी क्या है L प्लस 5, न्यू ब्रेथ क्या है B माइनस 3, दिस इज इक्वल टू A क्या था L इंटू B माइनस 9। दिस इज हाउ यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़। अब आप देखो यहाँ पर
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करते हो ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही करना है कि पहले एल से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एल इंटू बी एल बी, एल इंटू -3 इज -3l, प्लस है साइन जो इस ब्रैकेट के वही आएंगे, बस 5 टाइम्स हो जाएगा। दिस इज +5b -5 3 = 15 एंड दिस इज इक्वल टू, इनको इधर ले आए तो -lb + 9 = 0। ये हो जाएगा, मैंने इन दोनों को इधर ट्रांसपोज कर दिया। अब ये +lb -lb कैंसल, क्या बचा -3l + 5b -15 + 9, लाइक वेरिएबल्स माइनस प्लस माइनस होता है, साइन ग्रेटर नंबर का आता है, तो 15 में से 9 माइनस करोगे क्या बचेगा 6, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन गई सेकेंड इक्वेशन, नहीं एक इक्वेशन फर्स्ट। हाँ आप चाहें तो इसके साइन चेंज कर सकते हैं कि 3l प्लस किया, ये माइनस किया, ये प्लस किया, इक्वल टू 0। ये आपकी इन दोनों में से एक जिसको भी अज्यूम करना है दैट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। आगे आपको क्या बोला है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर, कि अब हम उल्टा करें कि हम लेंथ को 3 मीटर बढ़ा दें एंड ब्रेथ बाय 2 मीटर, ब्रेथ को 2 मीटर इंक्रीज कर दें, तो एरिया इज इंक्रीज बाय 67 मीटर स्क्वायर। तो एरिया में 67 ऐड हो जाता है न्यू एरिया में, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, न्यू एरिया के लिए न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट इज़ l + 3 मल्टीप्लाइड बाय b + 2 इक्वल टू a + 67। a क्या है LB एंड दिस इज +67, यही होगा। अब L से B को मल्टीप्लाई किया तो L इंटू बी इज LB, L इंटू 2 क्या हो गया 2L + 3 इंटू बी इज 3B + 3 2 = 6, और इन दोनों को इसी स्टेप में इधर ट्रांसपोज कर दो। अब क्या हो गया LB कैंसल, 2L + 3B एज इट इज़, +6 - 67 क्या बचा -67 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अभी आपको सॉल्व करने को नहीं आएंगे, आपको जनरली इक्वेशन फ्रेम करने को या कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। वो लाइब्रेरी चला रहा है, रेंट पे बुक पढ़ने के लिए देता है, वो फिक्स चार्ज लेता है फॉर फर्स्ट 2 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। दिस इज लाइक टैक्सी फेयर। आपके एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना टैक्सी फेयर का क्वेश्चन टाइप। और इसमें पता है आपको 10th के जो लीनियर इक्वेशन का सैम्पल क्वेश्चन रिलीज़ हुए हैं उसमें भी टैक्सी फेयर का क्वेश्चन है, 2 सेट दे दिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 9th में तो था ही, 10th में भी है, और सिंपल पेपर में भी आ गया है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस और बढ़ गया फिर से। And an additional charge thereafter. Lipika paid ₹22 for a book she kept for 6 days, while Adarsh paid 16 rupees for the book kept for 4 days. उसने आदर्श ने बुक को 4 days रखा और उसने कितना रेंट पे किया ₹16, और लिपिका ने बुक को 6 days रखा एंड हाउ मच फेयर शी पेड ₹22। और आपको क्या पता है कि देयर इज़ अ फिक्स चार्ज फॉर 2 days। 2 दिन का चार्ज फिक्स है, उसके बाद पर डे चार्ज लगता है। तो यदि हमने अज्यूम किया कि लेट द फिक्स चार्ज इज़ ₹X एंड पर डे चार्ज इज़ Y, तो प्लस आदर्श के केस में 4 days उसने बुक रखी है, पर फिक्स चार्ज कितने दिन का था 2 days का, तो 4 days में से वो 2 days जिनके लिए चार्ज फिक्स था वो हम माइनस कर देंगे। तो 4 - 2 क्या बचेगा 2 एंड पर डे चार्ज ₹Y एंड टोटल रेंट जो उसने पे किया दैट इज 16 रुपीज़। और लिपिका के केस में उसने 6 days रखा है, तो फिक्स चार्ज तो एज इट इज़ +6 - 2, 2 days का फिक्स है ना, तो 6 में से 2 माइनस हुआ 4Y। टोटल किराया कितना दिया उसने 22 रुपये। हाँ, ये आपकी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनाने के लिए ही कहा जाएगा आपको। नेक्स्ट है अ लेंडिंग लाइब्रेरी। सारे क्वेश्चन लाइब्रेरी के एक साथ हम कर लेंगे। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 days। 2 days की जगह 3 दिन का किराया फिक्स है एंड एडिशनल चार्ज ईच डे देयर आफ्टर। अब्दुल ने 30 रुपीज़ दिए, बुक कितने दिन रखी 6 days, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 days बी ₹X
एंड चार्ज पर डे देयर आफ्टर बी ₹y। तो x प्लस 6 दिन के लिए बुक लिए, 3 दिन का रेंट फिक्स था, 6 - 3 into y, that is 6 - 3 is 3y, and how much money Abdul paid? 30 rupees। ये आपकी इक्वेशन हो गई। while कायरा पेड ₹40, कायरा ने 40 रुपये दिए, तो फिक्स चार्ज तो x ही है। अब इसने बुक कितने दिन रखी? 9 डेज। 9 डेज में से 3 डेज का रेंट x रुपीज़ दे दिया, तो 9 - 3 y कितने टाइम्स देगी? 6 टाइम्स। 9 - 3 into y, तो 9 - 3 6y। तो ये कायरा के केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अब्दुल के केस को। अब यदि आपको इसमें फिक्स चार्ज और वो निकालना है तो आप इनको डायरेक्टली x को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में 1 है और साइन सेम है। अभी तक हमने जो किया उसमें साइन अपोजिट थे, तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे थे। यहाँ दोनों का साइन सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी वो एलिमिनेट होगा। अब 3y - 6y क्या बचेगा? -3y। 40 - 30 is -10, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 10/3। y की वैल्यू 10/3 सब्सटीट्यूट कर दें, x + 3 × 10/3 = 30। ये कैंसल, तो x = 30 - 10 that is 20। तो x क्या आ गया? 20 रुपीज़। 2 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो 20 रुपीज़ है, और फिर पर डे चार्ज जो है वो 10/3 मतलब ₹3.33 के अराउंड है। ठीक, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। अब आप बना सकते हो। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। राम रिटर्न अ बुक आफ्टर 1 week। 1 week मतलब 7 days। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x + 7 - 3 4y and paid ₹40, this is equal to 40, while Shyam paid ₹60 as he returned book it after 11 days। तो 11 में से भी क्या माइनस होगा? 3 days, जिसका किराया फिक्स था, तो 11 - 3 क्या आ गया? 8y। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है। तो ये अब मेरे को लगता है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप ऐसे ही ओरली बना सकते हो इन इक्वेशंस को। नेक्स्ट है ऑटो फेयर। ऑटो फेयर, टैक्सी फेयर, बस फेयर, सेम चीज़। ऑटो फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर डिस्टेंस पे ध्यान दो, वहाँ पे डेज कितने दिन फिक्स है? यहाँ 1 किलोमीटर फिक्स है, एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम द रेट पर किलोमीटर फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस। अ मेन पेज ₹57 फॉर द डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का हमने मान लिया x रुपीज़ है, और उसके बाद हर किलोमीटर का y रुपीज़, तो 16 - 1 15 किलोमीटर का y रुपीज़ के हिसाब से देगा, और टोटल उसका बिल कितना बना है? 57 रुपीज़। एंड 92 फॉर डिस्टेंस ऑफ 26 किलोमीटर, तो x + 26 - 1 25y = बिल कितना है? 92 रुपीज़ का। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो x क्या है? फिक्स चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, y क्या है? चार्ज पर डे फॉर सक्सेसिव किलोमीटर। ठीक, तो आई होप कि ये वाला कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगेन टैक्सी चार्जेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब देखो यहाँ ये नहीं बोला है कि फिक्स्ड फॉर 1 डे 2 डे 3 डे, ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पर हमको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड में से जितने का फिक्स था वो माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बोला टैक्सी चार्जेस कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹105। तो सिंपली क्या हो गया? x + 10y = 105। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के y रुपीज़, टोटल कितना बिल हुआ? 155 रुपये का। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहाँ पर डिस्टेंस में से हमने माइनस नहीं किया है कुछ भी। जैसे हमने पहले लाइब्रेरी में 2 दिन का फिक्स था तो 2 डेज माइनस कर रहे थे, 3 दिन फिक्स था तो 3 माइनस कर रहे थे, 1 डे फिक्स है तो 1 माइनस कर रहे थे। यहाँ कोई डे फिक्स नहीं है कि किराया कितना है, मिनिमम किराया आपका इतना x देना ही है, प्लस जितने भी किलोमीटर आप चल रहे हो उसको मल्टीप्लाई करना है चार्ज पर किलोमीटर से, और दोनों को ऐड करके आपकी इक्वेशंस फ्रेम हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट है स्कूटर चार्जेस कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल।
ये सेम टू सेम कंसेप्ट, 10 किलोमीटर का 65 रुपये और 16 किलोमीटर का 95। तो x प्लस 10y इक्वल टू 65, इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 10y इक्वल टू 65 एंड x प्लस 16 किलोमीटर तो 15y, नहीं 15 माइनस नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि हमको कुछ डिस्टेंस नहीं दिया है, तो x प्लस 16y इक्वल टू 95, डायरेक्टली ऐसे आएगा, सब्ट्रैक्ट करने की जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एक्सपेंडिचर फॉर अ मंथ पर मंथ फॉर अ हाउस होल्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल शेयरिंग द हाउस। भाई ये घर का खर्चा जो है, मतलब जो पीजी में लोग रहते हैं ना, वो डिपेंड करता है कितने लोग रूम को या घर को शेयर कर रहे हैं, कितने पीजी हैं। तो द मेस चार्जेस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल शेयरिंग द हाउस, मेस चार्जेस भी डिपेंड करता है कितने लोग घर में हैं। तो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर इज ₹3990, 3900 फॉर 2 पीपल। तो हमने मान लिया कि जो रेंट है, फिक्स्ड रेंट जो है वो x रुपीज़ है, एंड पर डे चार्जेस फॉर मेस चार्जेस हमने अज्यूम कर लिया कि मेस चार्जेस y रुपीज़ है। तो फिक्स चार्ज प्लस पर डे चार्ज दिस टोटल मंथली एक्सपेंडिचर फॉर 2 पीपल, 2 लोग हैं तो x प्लस 2y। ओके, फिक्स्ड रेंट ऑफ द हाउस, घर का किराया फिक्स है, वो इस पर नहीं डिपेंड करता कि कितने लोग हैं। मेस चार्जेस डिपेंड करता है कितने लोग खाना खा रहे हैं। तो x तो फिक्स है प्लस 2y, तो टोटल बिल कितना है 3900 एंड ₹7500 फॉर 5 पीपल। तो रेंट तो घर का फिक्स है, खाने के चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो x प्लस 5y इक्वल टू 7500। तो हमने रेंट ऑफ द हाउस को x अज्यूम किया एंड मेस चार्जेस पर हेड पर मंथ y, तो x प्लस 2y इज 3900 एंड x प्लस 5y इज 7500। नेक्स्ट है रेलवे हाफ टिकट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये 10th, देखो लीनियर इक्वेशन 10th में भी मैंने आपको पहले बताया, तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जबकि बिल्कुल आसान है। वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी टू फ्रेम एज लीनियर इक्वेशन, दे आर नॉट डिफिकल्ट बिकॉज दे आर इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल सिंपलेस्ट सॉल्यूशन होता है बेटा। क्या बोल रहा है कि रेलवे हाफ टिकट, हाफ टिकट क्या होता है, एक फुल टिकट होता है। आपका रेलवे के टिकट के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिजर्वेशन चार्जेस और एक होता है फेयर। जर्नी का फेयर होता है प्लस रिजर्वेशन चार्जेस होता है। एक जो टिकट है ना उसकी कॉस्ट है फेयर, कितना लग रहा है, प्लस रिजर्वेशन चार्जेस। तो आपका टिकट हाफ टिकट, मतलब छोटे बच्चों का, 6 साल से छोटे बच्चों का हाफ टिकट ले सकते हैं यदि हम उसके लिए सीट नहीं ऑप्ट कर रहे हैं। मतलब आप अपने साथ बच्चे को सुला लें तो आपको उसके लिए पैसे नहीं देना पड़ेंगे, आधा ही देना पड़ेगा। पर किसका आधा, फेयर का। रिजर्वेशन चार्जेस तो सेम है, बच्चा हो बड़ा हो, तो हमको रिजर्वेशन चार्जेस तो सेम लगेंगे। यदि हमने रिजर्वेशन चार्ज x माना तो फुल टिकट में भी, फुल टिकट में हो या हाफ टिकट हो, रिजर्वेशन चार्जेस तो x रुपीज़ एज इट इज़ लगेंगे, पर फुल टिकट में फेयर पूरा y लगेगा। यदि मैंने फेयर y अज्यूम किया और हाफ टिकट में इसका हाफ लगेगा, तो दिस विल बी द कॉस्ट। x प्लस वाई क्या हुआ, फुल टिकट के चार्जेस, x प्लस हाफ वाई क्या हुआ, हाफ टिकट के चार्जेस। क्लियर है। अब बोल रहा है वन रिजर्व टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी कॉस्ट ₹2125, मतलब एक फुल टिकट रिजर्व की है ना। तो क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 2125, इतने की एक फुल टिकट पड़ी, रिजर्वेशन चार्जेस प्लस फेयर मिला करके फुल टिकट। फिर बोला है एंड वन रिजर्व हाफ टिकट फ्रॉम ए टू बी कॉस्ट ₹3200, ऑल्सो वन रिजर्व टिकट एंड वन रिजर्व हाफ टिकट। उन्होंने क्या किया, एक रिजर्व टिकट और एक हाफ टिकट, मतलब 2 टिकट लिए। इस बंदे ने सिर्फ एक फुल टिकट लिया और दूसरे ने एक फुल टिकट प्लस 1 हाफ टिकट। एक टिकट हाफ टिकट है और एक फुल टिकट है, और इसका खर्चा कितना हुआ, 3200 रुपीज़। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो फुल टिकट के पैसे तो x प्लस वाई लगेंगे, हाफ टिकट के पैसे x तो ऐसे ही लगेगा, y की जगह क्या आएगा,
हाफ ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू 3200। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको x प्लस वाई तो पता है ना, यू कैन सब्सटीट्यूट इट कि फुल टिकट के तो 2125 रुपीज़ ही रखेंगे। हाँ, हम दो तरह से इक्वेशन बनाएंगे। इसकी जगह यदि हमने 2125 यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दिया प्लस x प्लस हाफ वाई इक्वल टू 3200, तो ये 2125 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या बचा? 200 minus 125 is 75, 075, 3 minus 2 is 1, 1075। तो ये आपकी क्या हो गई? हाफ टिकट की कॉस्ट। और फुल टिकट की कॉस्ट क्या है? 2125। आप चाहें तो यहाँ 2 का एलसीएम ले लेंगे यदि, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू इसका डबल 75 टू ज़ा 150, 2150। 2x प्लस वाई इक्वल टू 2150। अब मुझे यदि ये निकालना है फेयर रिजर्वेशन चार्जेस, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ये कैंसिल, x माइनस 2x माइनस x, 2150 में से 2125 माइनस हुए तो बचेगा माइनस 25। तो रिजर्वेशन चार्जेस तो 25 रुपये हैं, तो फेयर क्या हो गया? 2100। तो फेयर क्या हो गया? इसमें से इसको माइनस करेंगे x को, तो y की वैल्यू आ गई 2100। तो जिस बच्चे का हाफ टिकट है उसका इसका हाफ लगेगा, तो ये क्या हो गया? 1050 है ना, और प्लस 25, 1075 रुपीज़ एक हाफ टिकट की कीमत, और एक फुल टिकट की कीमत है 2125। क्लियर? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड इट्स वेरी इजी, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the number owner of a taxi company decides to run all the taxis on CNG fuel instead of petrol or diesel। बीच में ना ये बड़े क्वेश्चंस आए थे क्योंकि ये आपका पॉल्यूशन से रिलेटेड कंसेप्ट हो गया कि भाई हम उसको CNG पढ़ा होगा आपने साइंस में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उस पर शिफ्ट कर दें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उसमें क्या होगा? उसमें पॉल्यूशन बहुत कम होता है। पेट्रोल डीजल में बहुत सारी पॉइजनस गैसेस रिलीज़ होती हैं, तो वो पॉल्यूटेंट हैं। पर यदि हम CNG पे शिफ्ट कर दें तो वो बड़ा पॉल्यूशन लेस व्हीकल होते हैं, गैस पे चलती है जो गाड़ियाँ, है ना। तो हम इसको CNG पे कर रहा है वो इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल। द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी comprises of fixed charge plus together with the charge for the distance covered for a journey of 13 kilometer the charge paid is ₹129। अब यहाँ देखो डिस्टेंस नहीं दिया है कि कितने डिस्टेंस का फिक्स, तो हमने क्या माना? फिक्स चार्ज x, पर डे चार्ज y, तो पर किलोमीटर चार्ज x प्लस 13y इक्वल टू 129। ये इक्वेशन बनेगी। 20 किलोमीटर की जर्नी के लिए x प्लस 20y इक्वल टू 210, ये इक्वेशन बन गई। अब पूछा व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर, तो इक्वेशन क्या बनती? x प्लस 32y, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो x और y को सॉल्व करना पड़ेगा, पर अभी आपके सिलेबस में नहीं आएगा तो हम छोड़ देते हैं। वाई डिड ही डिसाइड टू यूज CNG फॉर हिज टैक्सी एज अ फ्यूल? क्योंकि दैट इज़ लेस पॉल्यूटेंट, हाँ, या पॉल्यूशन फ्री, ये लिख देते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ फादर, द एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द सन्स एज। तो हमने क्या माना कि फादर की एज हमने मान ली सपोज x ईयर, और सन की प्रेजेंट एज हमने अज्यूम कर ली y। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x एंड सन बी y, या वाइस वर्सा यू कैन डू। तो अब क्या बोल रहा है? द एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द सन्स एज। x की वैल्यू 3 times द सन्स एज, मतलब सन की एज का 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये सन की एज यदि 10 है तो 10 3 ज़ा 30, 12 है तो 12 3 ज़ा 36, से 3 साल ज़्यादा है, मतलब इससे भी 3 years ज़्यादा। तो फादर की एज सन की एज के ट्रिपल से 3 मोर, तो x इक्वल टू 3y प्लस 3, या स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में बोल रहा है 3 years हेंस
हैंस मीन्स आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद। तो क्या होगा 3 साल बाद? पापा की एज क्या होगी? x+3, बेटे की एज क्या होगी? y+3। दोनों की एज में जितने भी साल बोला है वो ऐड होगा ना। यदि 5 साल पहले बोला होता तो दोनों की एज में से 5 माइनस हो जाता, क्योंकि भाई पापा की एज यदि कम हो रही है, 5 साल पहले की देख रहे हो तो बेटे की भी तो तभी की देखोगे, या पापा की एज 3 साल बाद देख रहे हैं तो बेटे की भी 3 साल बाद देखेंगे कि क्या एज हो गई, तो दोनों में 3 ऐड होगा। जो भी चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली सब पे अप्लाई होगा, फादर सन, मदर डॉटर, वॉट एवर द केस में भी। तो बोल रहा है द एज ऑफ फादर विल बी 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, कि भाई 3 साल बाद फादर की एज सन की एज के किसके इक्वल होगी? ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स। तो y+3 पे ब्रैकेट लगाना है, y का भी डबल, 3 का भी डबल, बेटे की एज के डबल से 10 ईयर्स मोर, मतलब दिस +10 ये होगी। तो अब देखो x+3 इक्वल टू, ओपन करा, 2y + 2 3 6 +10। आप चाहें तो वहाँ से x की वैल्यू सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो आप x की जगह 3y + 3 रख सकते हैं, 1 + 3 पहले से है, इक्वल टू 2y + 6 + 10 इज 16। तो ये +3 क्या हो गया? +6, 6 उधर जाएगा तो 16 - 6, 2y इधर आएगा तो 3y - 2y, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 10। मतलब बेटा कितने साल का है? बेटा 10 साल का है। हाँ, तो पापा की एज क्या हुई? 3 × 10 दैट इज 30 + 3, तो फादर की एज क्या आ गई? 33 ईयर्स, और सन की एज क्या हो गई? 10 साल। 3 साल बाद ये 10 + 3 13, और 33 + 3 36। हाँ, तो 13 × 2 = 26 + 10 = 36। यही बोल रहा है ना, 3 साल बाद बेटे की एज का डबल, तो डबल के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 26 आ गया, और इसमें 10 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? पापा की एज दैट इज 36 ईयर्स। क्लियर है? और अभी क्या है, इसका ट्रिपल करो, 10 × 3 = 30, 30 + 3 33, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इन पर इक्वेशन फ्रेम करने को आ सकती है, या आपसे एज भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है, अ मदर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन। यदि आपने मदर की एज को m मान लिया और सन की एज को s ही मान लिया, तो बोल रहा है मदर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन। मदर की एज सन की एज का ट्रिपल है। आफ्टर 12 ईयर्स, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर 12 ईयर्स? मदर की एज में भी 12 ईयर ऐड हो गए और सन की एज में भी 12 ईयर ऐड हो गए। हर एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ द एज ऑफ हर सन। अब इनकी एज बच्चे की एज का डबल है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। मदर की एज 12 साल बाद, मम्मी की एज बेटे की एज का डबल, तो बेटे की एज में भी 12 ईयर्स के बाद। तो ऐसा नहीं कि मम्मी बूढ़ी हो रही है बच्चा भी तो बड़ा हो रहा है, दोनों में ऐड करना या दोनों में सब्ट्रैक्ट करना, जो भी कंडीशन है याद रखना, इट विल बी सेम। तो बनाओ इक्वेशन, क्या बनी? ये ट्वाइस होगा दोनों का, 2s + 24। m = 3s है, 3s रख दे तो 3 टाइम्स s। अब वो 35 मत समझ लेना, या आप इसको x ही ले लो, तो ये 3x हो गया। दोनों तरफ x करेंगे। हाँ, तो ये 2x इधर आएगा, 3x - 2x, x बचेगा, 24 - 12 इज 12, x की वैल्यू आ गई 12। तो मम्मी की एज क्या हो गई? मदर की एज 3 × 12, 12 3 = 36। तो मदर की एज है 36, बेटे की एज है 12। 12 साल बाद आफ्टर 12 ईयर्स, तो इसमें 12 ऐड करें तो बच्चे की एज क्या हो गई? 24। मम्मी की एज 12 साल बाद कितनी हो गई? 48। 24 × 2 = 48। यही कहा था ना, मम्मी की एज बेटे की एज का डबल हो जाएगी। तो दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। देखो, जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए बेटा, सबसे पहले आप क्या अज्यूम कर लो, लेट द फ्रैक्शन बी
मतलब अभी तो आपको 1 मार्क के लिए लिखना नहीं है, हाँ, बट द थिंग इज लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y. What does this imply? X is numerator and y is denominator. You can reverse it also if you like, y by x. In that case y will be numerator and x will be denominator. Fraction मतलब there is a numerator and a denominator. तो fraction आपका क्या हुआ, x upon y. अब बोला है the numerator of fraction is 4 less than its denominator. Numerator denominator से 4 छोटा है, तो x minus 4 इक्वल टू y, या आप लिख सकते हो x इक्वल टू y प्लस 4. न्यूमरेटर इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर. हाँ, न्यूमरेटर इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में से 4 माइनस करेंगे तो वो डिनोमिनेटर के इक्वल होगा. नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया ना. न्यूमरेटर में 4 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर 4 कम है तो उसमें 4 ऐड करेंगे तो इक्वल होगा, x इक्वल टू वाई माइनस 4 होगा. वही मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ. x प्लस 4 y के इक्वल है, या x y माइनस x इज 4, x इक्वल टू y माइनस 4. y 4 ज़्यादा है, मतलब यदि ये 4 है तो वो 8 है, तो 8 में से 4 माइनस करने पे 4 आएगा ना, तो x इक्वल टू वाई माइनस 4. ये कंडीशन गिवन है. इफ़ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, अब हमने न्यूमरेटर को डिक्रीज किया 2 से, तो यहाँ -2 कर दिया. एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज मतलब +1. द डिनोमिनेटर बिकम्स 8 टाइम्स इट्स, द फ्रैक्शन बिकम्स 8 टाइम्स द ओरिजिनल फ्रैक्शन. ये मिसप्रिंट हो गया है, तो दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स ओरिजिनल फ्रैक्शन. यदि बोले तो 8 टाइम्स x अपॉन वाई. कुछ गड़बड़ हो गई इसमें. जनरली ऐसा होता है कि द फ्रैक्शन बिकम्स हाफ या 1/3 या 1/4, इस तरह दिया जाता है कि यदि हमने डिनोमिनेटर में से 2 कम किया, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, न्यूमरेटर में 2 कम किया, तो फ्रैक्शन आपका 1/4 हो गया. नाउ फाइंड द फ्रैक्शन. तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर इक्वेशन बनाते हैं. इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गई है. चलो अगला करते हैं, उसमें बहुत सही है क्वेश्चन, उससे समझ में आ जाएगा आपको. फ्रैक्शन बिकम्स 9/11. इसका क्या मतलब कि फ्रैक्शन की वैल्यू 9/11 हो जाएगी. कब? इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो हमने फ्रैक्शन ले लिया x अपॉन वाई, तो हमने दोनों में यदि 2 ऐड किया, उसके न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 मीन्स दिस इज इक्वल टू 9/11. फिर बोला इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. यदि हमने 2 की बजाय 3 ऐड किया होता तो x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, इट बिकम्स 5/6. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5/6 आ जाएगी फ्रैक्शन की वैल्यू. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो ये 11 टाइम्स x प्लस 2 इक्वल टू 9 टाइम्स y प्लस 2 हुआ. अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18. 9y इधर, तो 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 इक्वल टू 0. आपकी इक्वेशन क्या बनी, 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 इज प्लस 4. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम हो गई. सेकेंड इक्वेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 टाइम्स x प्लस 3 इक्वल टू 5 टाइम्स y प्लस 3. क्या हो गया, 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 5 3 ज़ा 15. दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गड़बड़ मत करना. अब हम x और y इधर ले आए, तो 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 प्लस 3 इक्वल टू 0. ये आपकी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन. अब हम इन दोनों को सॉल्व कर दें x या y के लिए, तो हमारा फ्रैक्शन भी मिल जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. मतलब x माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल टू 1/3. क्रॉस करेंगे तो डायरेक्ट कर दूँ अब, 3x माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू वाई माइनस 1. तो 3x माइनस वाई इक्वल टू -1
+3, -1 + 3 is 2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई. If 1 is added to both the numerator and denominator, it becomes half. 1 is added to both the numerator and denominator. तो x plus 1 upon y plus 1, it becomes half. क्रॉस करेंगे तो 2x plus 2 equal to y plus 1, तो 2x minus y equal to -1. ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन. देखो इसमें मैं सॉल्व करके बता देती हूँ क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 है, उतना ही आपके आ सकता है. 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू -1. y दोनों का साइन सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, तो साइन चेंज करें तो ये कैंसिल हो जाएगा. 3x माइनस 2x, x 2 + 1 3, x की वैल्यू आ गई 3. x की वैल्यू 3 यदि हम इसमें रख दें तो 3 2 = 6, -1 इधर -y उधर, 6 + 1 इक्वल टू y. तो y की वैल्यू क्या आ गई 7. तो नंबर x और 3 और y 7 आंसर नहीं है. आंसर क्या आएगा 3/7. फ्रैक्शन पूछा था ना, फ्रैक्शन क्या है 3/7. अब देखो कंडीशन, दोनों में से 1 1 माइनस किया तो ये क्या बचा 2/6. 2 और 6 कैंसिल किए, वैल्यू क्या आ गई 1/3. या हमने दोनों में 1 1 प्लस किए तो 3 + 1 हो गया 4 एंड 7 + 1 हो गया 8 और 4/8 कैंसिल होके क्या आ गया 1/2. दिस इज हाउ बोथ द इक्वेशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड बाय द सेम सेट ऑफ सॉल्यूशंस. तो इस तरह से क्वेश्चंस करने होते हैं. नेक्स्ट है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2. न्यूमरेटर को हमने इंक्रीज किया 2 से, तो हम क्या लिखेंगे x + 2 एंड डिनोमिनेटर बाय 1, मतलब डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज किया. The fraction becomes equal to 5/8. This is equal to 5/8. And if the numerator and denominator each is diminished also reduced. हाँ, diminish मतलब कम करना, reduce करना by 1, तो क्या हो गया both ना. If the numerator and denominator each diminished by 1, मतलब x - 1 upon y - 1, the fraction becomes equal to half. ये कंडीशन हुई. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 8x + 8 2 = 16. दिस इज इक्वल टू 5y + 5. तो ये हो गया 8x - 5y + 16 - 5 + 11 इक्वल टू 0. यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 2 इक्वल टू y - 1, तो 2x - y -2 + 1, तो बचेगा -1 इक्वल टू 0. ये आपकी इक्वेशंस बन गई. हम इसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, इससे y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये y उधर जाएगा तो y इक्वल टू क्या बचेगा 2x - 1. अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू, तो ये 8x एज इट इज़, 5 एज इट इज़, y की जगह हमने लिख दिया 2x - 1 + 11 इक्वल टू 0. ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. पूरी इक्वेशन शिफ्ट हो गई 1 वेरिएबल में. तो ये हुआ 8x - 5 2 = 10x - 5 × -1 + 5 + 11 इक्वल टू 0. तो ये 8x - 10x - 2x + 16 इक्वल टू 0. तो 2x इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8. x आया 8, y क्या था 8 2 = 16 - 1 15. तो आंसर क्या हो गया, फ्रैक्शन हुआ x/y मतलब 8/15. तो आपका फ्रैक्शन हुआ 8/15. अब आपने क्या किया, न्यूमरेटर में 2 ऐड किया और डिनोमिनेटर में 1, तो ये हो गया 8 और 2 10, 15 और 1 16. 2 से कैंसिल किया, 2 5 = 2 8, आंसर आ गया 5/8. और हमने यदि दोनों में से 1 1 माइनस किया तो 8 - 1 7, 15 - 1 14, 7 2 = 14, आंसर आ गया 1/2. तो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू डू सच वर्ड प्रॉब्लम्स. इसके अलावा भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे भेज दो. चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जो नज़र आ रहे हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24. नोट वाले आते हैं, आपने 8th क्लास में करे हैं, है ना. 8th क्लास में खूब किए हैं नोट वाले क्वेश्चन. सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, इक्वेशंस बनाना उसकी प्रैक्टिस करो क्योंकि ये आ सकता है. ठीक है, थैंक यू.
को थोड़ा छोटा करके एक बार, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लेना, पूरा विजिबल है।